दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु उपस्थित है, वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अक्षीय स्थिति वाला जो लेक्चर है वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इस चैप्टर के बाकी बचे हुए वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट का आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, किसी भी डेरिवेशन या व्यंजक को सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और जो थ्योरी है वो तो आप डायग्राम को देखकर ही लिख दोगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर हमने मान लिया कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है और ए के सिरे पर कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और बी सिरे पर, ए बी के बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, यही ऊपर लिखा हुआ है। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित है? एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित है? 2l दूरी पर उपस्थित है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक l मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक भी हम ले लेंगे l, ठीक है। तो ये जो लगाया है हमने O बिल्कुल ये सेंटर में है, वैद्युत द्विध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच में है। अगर हम बात करें, आपने पढ़ा कि ये तो है इसका निरक्ष अक्ष की बात करेंगे, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वैद्युत द्विध्रुव की क्या हो जाएगी? अक्ष हो जाएगी। ये अक्ष हो जाएगी। अगर इसके लंबवत रेखा कोई खींचते हैं तो वो हो जाती है हमारी निरक्ष। तो लंबवत है यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये है हमारी निरक्ष। तो जैसे हमने इस डायग्राम को बनाया सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। माना वह एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके इस सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु, देखो अगर हम बात करें यहाँ से और यहाँ तक की, अगर हम डिस्टेंस निकालें, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये इरेज हो गया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक की, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें और यहाँ तक की दूरी, यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है वो टोटली क्या है? हमारी r है। क्या है वो? टोटली हमारी r है। थोड़ा सा और इसे कर लेते हैं। ये क्या है? r दे रखी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r है। ये निरक्ष है। निरक्ष पर कोई बिंदु P उपस्थित है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें एडवांस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निरक्ष मतलब इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा निरक्ष, और जिसको हम बोलते हैं विषुवत। क्या बोलते हैं इसको? हम विषुवत तल। इसे हम विषुवत तल भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया कि ए बिंदु पर कोई धनावेश उपस्थित है, तो यहाँ से सीधी सी बात है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से दूर जाएंगी। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब यहाँ से ऐसे करके दूर जाएंगी, मान के चलो यहाँ पर कोई प्लस आवेश है तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई माइनस आवेश है तो उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं अनंत से उसके पास आती हैं, और दोनों आवेश एक साथ हैं कॉम्बिनेशन में तो प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ जाएंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ जाएंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि इधर से निकलेंगी वो इधर जाएंगी, ठीक है। और ये माइनस वाला उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। तो वो इधर जाएंगी। अगर हम बात करें प्लस से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, ठीक है, प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाएंगी। तो अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब इससे दूर जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इससे दूर बाहर की तरफ होगी, यानी कि हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर E1, ठीक है। इसको मान लेते हैं E1, यानी कि ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर मान लिया हमने E1, ठीक है। अब हम बात करें तो ये बिंदु हम बात कर रहे हैं P की। देखो P बिंदु से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस क्यू की तरफ होंगी, क्योंकि ये रेखाएं ऐसे जाएंगी, ये रेखाएं ऐसे, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? माइनस की ओर जाएंगी, ठीक है, माइनस की ओर जाएंगी। और माइनस क्यू की माइनस का यहाँ पर ऋणावेश उपस्थित है, और प्लस क्यू से कहाँ जाएंगी? दूर जाती हैं, प्लस क्यू से दूर जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पर हमें दो वैद्युत क्षेत्र मिल गए, और यहाँ पर इसको मान लिया हमने, यहाँ पर है ये E2। क्या मान लिया यहाँ पर हमने? यहाँ पर मान लिया इसको हमने E2, ठीक है। E1 है, E2 है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके क्या कर लेते हैं? हम घटक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके हम घटक कर लेते हैं, ठीक है। इसके हम घटक कर लेते हैं, और ये मान लिया हमने E सदिश, ठीक है, E मान लिया यहाँ पर। तो इसके घटक करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो वेक्टर वाला है उसमें पढ़ा होगा कि जब हम
ठीक है। जब हम घटक करते हैं और यहाँ से मान के चलो कोई सदिश है और वो सदिश है हमारा ई, क्या है यहाँ पर, ये सदिश ई है और यहाँ पर वाई अक्ष है और यहाँ पर एक्स अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर थीटा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, तो यहाँ पर जो ओ एक्स वाली लाइन है, यहाँ पर ये भुजा होगी, इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या होगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर थीटा है, तो थीटा वाली साइड में होता है कॉस थीटा। क्या होता है थीटा वाली साइड में, कॉस थीटा होता है। और थीटा की जो विपरीत साइड होती है उसमें होता है क्या, साइन थीटा। विपरीत साइड में क्या होता है, साइन थीटा। और जो सदिश होता है इसको हम इसके साथ में ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो सदिश होता है इसको हम इसके साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान चलो ये E1 सदिश है तो हम इसको क्या ले लेंगे, यहाँ पर E1 से ले लेंगे। और यहाँ पे E2 है, कुछ भी सदिश है तो हम उसको यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, थीटा वाली जो साइड है और वो वाली जो भुजा होती है उसके लिए लगाते हैं हम कॉस थीटा। और जो थीटा से विपरीत साइड होती है यानी कि ओ वाई जो देख रहे हो आप, ओ वाई अक्ष पर, वो होगी हमारी ई साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर दो घटक किए इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, मान के चलो यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ पर भी हमने एंगल क्या ले लिया, थीटा। जब ये सेम है, बराबर भागों में इसको हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर भी हमारा जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बिल्कुल देखो, इसकी जब कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको ये एक बात ध्यान देनी है कि इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये तुम्हें आपको यहाँ पर देखो ये कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा आपको, ये कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा आपको। तो जो नीचे की यानी कि विपरीत है, थीटा की से जो विपरीत है, देखो थीटा यहाँ, अगर थीटा यहाँ होता तो यहाँ पर होता हमारा कॉस थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे थीटा यहाँ पर है तो थीटा वाली जो भुजा है यानी ये वाली है वो क्या होगी, यहाँ पर इस तरीके से देखो, यहाँ पर होगा ये हमारा, सीधी बात है कि यहाँ पर होगा E2 साइन थीटा, नीचे की तरफ क्या होगा यहाँ पर E2 साइन थीटा, ठीक है। और इसका अगर बात करें विपरीत घटक क्या होगा यहाँ पर, इस तरीके से अगर हम बनाएं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, E1 साइन थीटा, इस तरीके से। देखो सेम वही बन रहा है यहाँ पर, तो थीटा से दूर वाली जो साइड है, देखो यहाँ पर E1, देखो यहाँ पर थीटा वाली जो भुजा है इसके लिए क्या आएगा, देखो इस वाले के लिए और इस वाले के लिए चेक करो, इस वाले के लिए चेक करोगे तो यहाँ पर थीटा की इधर की तरफ क्या होगा, देखो थीटा के इधर की तरफ क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमारा यहाँ आ जाएगा, देखो E1 के कारण है, ठीक है, E1 के कारण है तो यहाँ पर आ जाएगा E1 कॉस थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, E1 कॉस थीटा। अब देखो E2 के कारण, थीटा इधर है तो E2 के कारण उधर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा E2 कॉस थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, E2 कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है, E2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमने ये घटक तो इसके कर लिए, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस की भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी ना डिस्टेंस की। जैसे हम वहाँ पे निकाला था, अक्षीय स्थिति में निकाला था हमने, तो वो मिड से निकालते थे, हम मिड से निकालते थे r दूरी पर, और फिर उनके जो आवेश होते थे वहाँ से भी निकालते थे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे OBP और यहाँ पर देखोगे OAP, तो देखो यहाँ पर देखोगे आप OAP, तो यहाँ पर देखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP तथा ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है, समकोण त्रिभुज OAP, देखो वो हमने यहाँ पर माना है, ठीक है, OAP, तो ये समकोण है क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो OAP, तो समकोण त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ठीक है, समकोण त्रिभुज OAP और समकोण त्रिभुज OBP, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर O है, ठीक है।
तो ओ ए बी पी में यहाँ पर हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमें बताया गया है कि कोई अगर त्रिभुज समकोण है और उसकी दो भुजा दी है तो उसकी तीसरी भुजा ज्ञात की जा सकती है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखने की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। देखो कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर हम त्रिभुज ओ ए पी की बात करें तो देखो ओ ए पी, तो त्रिभुज ओ ए पी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कर्ण कौन सा होगा इसका, ये वाला। तो कर्ण का वर्ग होता है आधार और लंब के योग वर्ग के योगफल के, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए पी। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो हमारा यहाँ पर कर्ण क्या है, ए पी। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर कर देंगे हम ओ पी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। किसका कर देंगे हम, ओ ए का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर देखोगे ओ पी की जो वैल्यू है, देखो हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ली थी, ओ से पी तक की दूरी आर ली थी, तो इसे कर देंगे आर स्क्वायर। और ओ ए की देखो यहाँ से हमने ले रखा है एल स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि जब हमें ए पी निकालना है, जब हमें ए पी निकालना है तो ये वाला जो वर्ग है इधर किस में चला जाएगा, ये उधर आकर के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, ये यहाँ पर वर्ग इधर लेके आएंगे, तो इतना तो कॉमन सा आपको पता होगा। तो कहने का मतलब है ये वाली जो लाइन है हमारी ए पी, ये वाली लाइन है जो हमारी ए पी, ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर निकल कर आ जाती है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली लाइन निकल कर क्या आई हमारी यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देखो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, तो ये वाली लाइन सेम ही आएगी, तो ये वाली लाइन भी क्या आ जाएगी हमारी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर भाई, चूंकि यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि ए पी बराबर, देखो ए पी बराबर क्या है, बी पी, और बी पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे इसमें कुछ नहीं है। देखिए जैसे हम अक्षीय स्थिति में करते आ रहे हैं सेम ऐसे ही करना है हमें, अक्षीय स्थिति में जैसे हम करते आ रहे हैं सेम वैसे ही यहाँ पर हमें करना है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बन रहा है यहाँ पर, E1, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बन रहा है यहाँ पर, E1। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो लिखेंगे यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश के कारण, बिल्कुल जैसा अक्षीय स्थिति में लिखा हमने, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में, देखो हमने फॉर्मूला लगाया था E1/4πε0 और Q/r²। क्या होता है, Q/r², ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तीव्रता क्या आएगी यहाँ पर, देखो E1 बराबर, क्योंकि देखो प्लस क्यू के कारण क्या होगा यहाँ पर E1, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0। ठीक है, ε0 और क्या आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, यहाँ जाएगा हमारा Q अपॉन, और हमें क्या लेना है, R लेना है। देखो R मतलब आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी हम लेते हैं, तो आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, वहाँ पर R लेते थे तो बीच की दूरी क्या हुई यहाँ पर, ये वाली। तो यहाँ पर ले लेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगा, r² प्लस एल स्क्वायर, और ये किस में है, अंडर रूट में है, और पूरे का कर देंगे क्या, वर्ग, क्योंकि देखो ऊपर जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, वर्ग आएगा। सेम इसी तरीके से माइनस क्यू आप इसके कारण ले लेंगे हम, प्रकार E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट का भी क्या कर देंगे, वर्ग, सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो E1 और E2 बिल्कुल सेम हमने इस तरीके से रखा है, बस यहाँ पर R की वैल्यू चेंज की है। ठीक है, जैसे आपने अक्षीय स्थिति में निकाला था उसमें इसको हमने यूज किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब यहाँ से आगे कुछ कंडीशन बनती है, जो इनकी घटक होते हैं, घटकों के कारण जो कंडीशन बनती है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए E1
तथा E2 के घटक, E1 तथा E2 के घटक कौन कौन से हैं? वो E1 का घटक कौन सा है? देखो E1 के लिए है कौन सा है? E1 cos थीटा, और E2 के लिए है E2 cos थीटा। cos थीटा, ठीक है। E1 E2 के घटक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा एक ही के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। ये देखो सेम दिशा में हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये विपरीत है, वो उसकी दिशा ऊपर की तरफ, इसकी दिशा नीचे की तरफ, इसका मतलब विपरीत है, एक दूसरे विपरीत है होने के कारण ये क्या हो जाएंगे? होने के कारण एक दूसरे को निरस्त देंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो अब अगर हम बात करें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? तो वो हो जाएगी यहाँ पर E = E1 cos थीटा, क्योंकि ये तो जुड़ जाएंगे और ये कट गए हमारे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा E1 cos थीटा E2 cos थीटा। तो E1 और E2 का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है? इतनी, ठीक है। ये है E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q अपॉन √r² प्लस L², क्या है यहाँ पर? r² अपॉन L² का होल वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये वाला cos थीटा प्लस इसकी वैल्यू भी सेम ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन √ में r² प्लस L², और क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में cos थीटा। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे या तो cos थीटा कॉमन ले ले या ये कॉमन ले ले, लेकिन जो ये दिख रहा है आपको थोड़ा उसका डिसिप्लिन में इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L², ठीक है। r² प्लस L² का हम कर देंगे क्या? वर्क कर देंगे। देखो अगर अंडर लगा है वर्क कर देते हैं तो अंडर उसका हट जाता है, हमें अंडर भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये हट जाता है, ठीक है, वर्क करने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना? यहाँ पर मल्टीप्लाई में, क्योंकि अंदर तो सिर्फ ये बचे, ये दोनों बाहर ले लिए हमने, अंदर बचे हमारे cos थीटा, और cos थीटा कितने हो गए? 2 cos थीटा। क्या बचा? 2 cos थीटा। तो आपको पता है कि जब हमें cos थीटा निकालना है और हमारे पास एक राइट एंगल है यानी कि समकोण है, तो कैसे निकालते हैं? तो ये हमारा आधार, और आधार बटे होता है कर्ण, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो हम बात करें cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? आधार अपॉन कर्ण, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आधार है हमारा OA और कर्ण है हमारा AP। कर्ण क्या है यहाँ पर? AP। इस प्रकार हमारा आ जाएगा ये L अपॉन √AP का वैल्यू r², थोड़ा सा स्क्वायर देख लो, ये स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको बनाने में, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस की वजह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा cos थीटा और इतना। तो इस प्रकार अतः P बराबर देखो कितना आ जाएगा, इसकी जगह पर रख देंगे हम कितना? ये वाला पार्ट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा r² प्लस L² की पावर 2, ठीक है, L² पावर r² की पावर 2। लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूँ कि जब हम ये रूट का देख लिए, यहाँ पर देख लेंगे कि जब हम रूट का, किसी भी रूट का वर्क करें तो वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर दे रखा है r² प्लस L², अंडर रूट के अंदर है ये, इसका अगर वर्क करें तो हमारा आ जाएगा r² प्लस L², ये आ जाएगा।
तो हम इसको यहाँ से इसको लिखते आ रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट का वर्क करते हैं तो वो हट जाता है, ठीक है। अंडर रूट का वर्क, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है पावर में, और 1/2 की गुणा करेंगे 2 में तो सीधी बात है 2 से 2 कट जाएगा, 1 पावर रह जाएगी। तो 1 पावर को लिखते नहीं है हम, यहाँ पर लिख देंगे हम r प्लस एल का r² प्लस एल स्क्वायर। और देखो यहाँ मल्टीप्लाई में हम किसका रखेंगे 2, मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे cos थीटा की जगह पर रख देंगे हम, क्या रखा निकाला अभी हमने ये वाला एल अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, क्या बताया, देखिए r² प्लस एल स्क्वायर अगर हमारे पास अंडर रूट है तो इसे लिख सकते हैं हम r² प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। ये 2 है, बार बार थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है 2, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको पावर 1/2। तो देखो ये इसकी पावर 1/2, इसकी पावर पूरी, तो ये टोटल कितना हो गया आधा, और 1 पावर कितना हो जाता है हमारा 1.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि 3 का आधा करेंगे 1.5 ही आता है। तो इस पावर को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा क्यूब इंटू 2l अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। क्योंकि देखो ये आधी पावर होती है, मैंने बताया ये 1/2 होता है रूट का, और इसका पावर कितना 1, ठीक है। तो आधा और यहाँ पर 1, ये हो गया हमारा 3/2, ठीक है, 3/2 हो गया। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि तो आप यहाँ देखोगे चूँकि r जो होता है ये L से बहुत बड़ा होता है, यानी कि L एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नगण्य होता है। कैसा होता है L, नगण्य होता है। नगण्य होता है तो इसको हम 0 मान लेते हैं L को। तो हमारा E क्या आ जाएगा इस प्रकार, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q इंटू 2L। वैध ध्रुव आघूर्ण के लिए हम ये लगाते हैं, इसकी जगह P रख देंगे आगे। तो यहाँ पर देखो नगण्य मानेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो R की 2 है और बाहर निकलते इसमें क्या हो जाएगी गुणा। इसको हम यहाँ पर समझेंगे, देखो हमारे पास है जैसे a की पावर कितना है n है, क्या है a की पावर n है और उसकी पावर m है, तो इसे लिख सकते हैं हम nm। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि r में गुणा हो रही है 2 इंटू 3/2 की, क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे 3/2 की। तो देखो यहाँ पर ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा ये 2 दिख रहा है, नहीं 2 से 2 कट जाएगा तो r की पावर बचेगा 3 फाइनली। तो अब हमें एक बात और पता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से कि P इक्वल टू होता है, क्या होता है Q इंटू 2L, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा P बराबर आ गया हमारा इतना, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसको रख देंगे यहाँ पर, अतः E बराबर हमारा आ जाएगा 1/, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पर आ जाएगा P, और यहाँ से कट गया तो R की पावर कितना आ गया 3। तो बस हमें यही यहाँ तक यही प्रूफ करना था। यही आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने निकाल लिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर हम नेक्स्ट कोई वीडियो इस तरीके की अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।